शफी जान साहब, जीबी इलेक्शन कैंपेन में पीटीआई ऑफ कलर दिखाई दिया है। मरकजी क़यादत और नामवर चेहरे कैंपेन से गायब थे। यही नहीं, मरकज की जानिब से इंतखाबी हिकमत अमली भी देखने को नहीं मिली। सब कुछ तितर बितर सा नजर आया। क्या आप इत्तफाक करेंगे कि उस तरह इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से जिस तरह विफाकी इंतखाबात में लिया जाता है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का सवाल है, आपने देखा होगा कि एक साइड पे तो दोनों पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आजादाना तौर पे इजाजत दी और वो लीड भी अपने कैंपेन को लीड भी कर रहे थे, जबकि दूसरे साइड पे तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी स्पेस नहीं थी। उनके लिए अलग कानून थे और हमारे लिए अलग कानून था। और फिर आपने ये भी देखा कि जुनैद अकबर खान साहब वहां पे गए, दो दोनों ने कैंपेन की। वहां पे जब चीजों ने मोमेंटम पकड़ा तो उनको गिरफ्तार करके सुबह बदर कर दिया गया। शाहिद खटक साहब गए तो उनको भी सुबह बदर कर दिया गया। सलमान अग्रवाल राजा साहब को जाने ही नहीं दिया गया। असद कैसर साहब जाना चाहते थे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ट्रैफिक बंद करना पड़ा। तो ये वो सारी सिचुएशन थी जो सारा कौम इस वक्त उसको देख रही है। आपने देखा होगा कि जहां भी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त पीटीआई का झंडा नजर इनको आता था या कोई फिर रैली या जलसा होता था तो उसमें पुलिस दावा बोल देता था। हमने जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलायंस किया, पोलो मैन उनका निशान था। और जब इनको ये पता लगा कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार एक निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्होंने जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे पाबंदी लगा दी और हमारे तमाम उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर कर दिया। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमने वहां पे कैंपेन की, हमारे उम्मीदवारों ने कैंपेन की। हमें उम्मीद है कि कल इंशाअल्लाह 7 जून को तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन हमें ये पता है कि जान साहब, इस तमाम तर कैंपेन के दौरान पीटीआई की जो पार्लिमानी लीडरशिप है उसमें इख्तलाफात की खबरें भी बहुत सामने आई, क्योंकि कुछ लोग खान साहब की बहनों की तरफ थे, कुछ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ या बैरिस्टर गौहर की तरफ, और बल्कि ये भी खबरें थीं कि जो नाराज पीटीआई के रहनुमा थे पहले वो अलग से एक पार्टी बना के बैठे थे पार्टी के अंदर ही, उसके बाद उनके गालिबन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मामला तय भी हो गए। लेकिन ये इख्तलाफात तो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। नहीं, जीबी इलेक्शन के हवाले से पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं था। जीबी इलेक्शन को लेके आपने देखा होगा कि हमारे उम्मीदवार मैदान में थे। हमारे उम्मीदवार के जब आजाद डिक्लेयर किया तो उनको डिफरेंट निशानात दिए गए। और जिस तरह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुआ, तो हुकूमत एक दफा फिर फॉर्म 47 वाला वारदात करने जा रही है, जिसके लिए हम रुकावट बनेंगे। इस वक्त हम सब तमाम हमारा जो फोकस है वो अपनी वोट की तहफ़्फ़ुज़ पे है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने 8 फरवरी को वोट भी दिया और फिर उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, उसी मैकेनिज्म पे अमल दरामद करते हुए इस वक्त हम अपने उम्मीदवार के साथ राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि फॉर्म 45 तो हमें पता है कि इमरान खान साहब के नाम पे निकलेगा। फॉर्म 45 पे तो इमरान खान साहब को शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन फॉर्म 47 में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, इस मैकेनिज्म पे काम हो रहा है। जीबी इलेक्शन के हवाले से पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन जीबी में अवाम किस तरह पीटीआई पे ट्रस्ट करके वोट देगी, क्योंकि वहां पर तो आपकी पार्टी का निशान भी नहीं दिया गया, और जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या जो वहां पर उम्मीदवार हैं वो गालिबन वहां की जो मुकामी सियासी पार्टी है उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो फिर अवाम असल में वोट किसे देगी? वहां के जो मुकामी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको, या जो पीटीआई के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको वोट देंगे? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि वोट सिर्फ इमरान खान का है। पूरे पाकिस्तान में आप जिधर भी इलेक्शन करवा लें, जीत इमरान खान की होगी फॉर्म 45 पे। अब ये बात तो रोशन दिन की तरह आया है। 8 फरवरी को भी तो तमाम लोगों के निशानात डिफरेंट थे। मेरा निशान डिफरेंट था, मेरे साथ वाले हल्के के एमपीए का निशान डिफरेंट था, ऊपर हमारे ऊपर जो एमएनए इलेक्शन लड़ रहा था उनका निशान डिफरेंट था। लेकिन गैरतमंद अवाम ने निशानात घर तक पहुंचाए। फिर आम अवाम निकल के इमरान खान साहब के उम्मीदवारों के जो भी निशानात थे टप्पे लगा के उनको कामयाब बनाया। 8 फरवरी को हम तो 180 सीटें जीत चुके थे। हमसे पंजाब का मैंडेट हमसे छीना गया, वहां की हुकूमत हमसे छीनी गई। कराची के 20 में से 19 सीटें तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 पे जीती हुई है। वो फिर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में बांटे गए। बलूचिस्तान का मैंडेट हमसे छीना गया। और फिर खैबर पख्तूनख्वा एक वाहिद सूबा था जहां पे वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी और यहाँ हमारी हुकूमत भी कायम है। तो कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की गैरतमंद अवाम जो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। इमरान खान साहब 3 साल से जेल में है, कोई उनकी तस्वीर नहीं देख रहा, कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा, कोई उनके बयान कोई सामने से नहीं गुजर रहा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ये फैसला कर चुके हैं कि वोट पड़ेगा तो इमरान खान को पड़ेगा, निशान उम्मीदवार का कोई भी हो। तो लेकिन शफी जान साहब, आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का फोकस आज भी इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिशों पर है? बिल्कुल, इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। और आपने देखा होगा कि सीएम अफरीदी साहब इस वक्त लीड भी कर रहे हैं।
हमने अडियाला के सामने भी धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरना दिया, हाई कोर्ट के सामने भी धरना दिया। मुलाकातों के हवाले से, सेहत के हवाले से 12 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पड़ी हुई हैं और 20 से ज्यादा हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन कोई पिटीशन ना लगाई जा रही है, ना सुनी जा रही है। फिर हमने पीएम से बात की, सीएम को खत लिखा, चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए तो वो दरवाजे भी हमारे ऊपर बंद कर दिए गए हैं। जहां तहरीक इंसाफ को ये निशाना बनाते हैं तो कोर्ट वही पिटीशन लगाती भी है, सुनती भी है, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और जहां तहरीक इंसाफ अपने लिए कानून के जरिए, अदालत के जरिए अपने लिए आसानी की रास्ता ढूंढना चाहती है तो दरवाजे हमारे ऊपर बंद कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त तो ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। बात यही है कि मजम्मत से ही मफामत की तरफ जाया जा सकता है। मजम्मत होगी तो मफामत का रास्ता खुलेगा। और अचकजई साहब को तमाम तर इख्तियार इमरान खान साहब ने तहरीक के हवाले से दिया हुआ है और वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उनके बैक पे खड़ी होगी। वैसे शफी जान साहब, केपी और वफाक के ऑफिशियली ताल्लुकात की नौइयत इस वक्त क्या है? फंडिंग और दीगर जो सपोर्टिंग मामलात हैं उससे वफाक के रवैये से किस कदर मुतमईन है? क्योंकि खान साहब की बहनों की जानिब से भी कहा गया था कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक बजट भी पेश नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त बेसिकली ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं वफाक के साथ? देखिए, वफाक के साथ तो इस वक्त कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। और जब भी नून लीग की हुकूमत वफाक में आती है, इनका एक इम्तियाजी सलूक खैबर पख्तूनख्वा के साथ शुरू हो जाता है। 90s में जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो यहाँ पे इन्होंने आटा बंद कर दिया था। अब आपने देखा होगा कि पिछले दिन उन्होंने फिर गंदम की तरसील को रोका हुआ है, जो कि आइन के खिलाफ वर्जी है। आइन में बड़ा वाज़ेह डायरेक्शन है कि सूबों के दरमियान खुराक की अशिया की जो तरसील है उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन पंजाब बारहा ये काम कर रहा है। फिर गैस की बात आपने देखी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एनर्जी सेक्टर में खुद कफील है। हम 508 MMCFD गैस की हमारी पैदावार है और हमारी जो खपत है CNG स्टेशन को मिला के वो 180 MMCFD है। मतलब हम अपने खपत से 3 गुना ज्यादा गैस पैदा करते हैं, लेकिन ये गैस भी हमारे ऊपर बंद कर दी जाती है। फिर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि CM अफरीदी साहब, गवर्नर साहब और अपोजिशन लीडर एक ही जगह पे बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो CNG सेक्टर खोल दिया गया। अभी फिर CNG सेक्टर की बंदिश की बात कर रहे हैं। हमारे गैस से पंजाब की इंडस्ट्रीज तो चल रहे हैं, लेकिन उनके गंदम से हमारे मिल्स बंद पड़े हैं। फिर अभी जो 26-27 का बजट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि PSDP में 786 स्कीम्स इन्होंने प्रपोज की है। फेडरल हुकूमत ने 786 में से सिर्फ 6 स्कीम्स KPK के लिए है। 1124 अरब का ये पैकेज है, तो उसमें 2.2 अरब खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे गए हैं। फिर NH6 का 264 अरब का पैकेज उन्होंने प्रपोज किया, उसमें 8.6 सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखा गया है। NFC का हमारा अलग मुकदमा है, NHP का हमारा अलग मुकदमा है। टोबैको सेस जो हमारा एक हक बनता है वो हमें नहीं दिया जा रहा। गैस और ऑयल की रॉयल्टी का मसला बना हुआ है। तो ये तमाम तरह चीजें बड़े मुदल्लल अंदाज में अफरीदी साहब ने जो भी फोरम मिला उन्होंने सबके सामने रखी। हम 10 जून को, अगर ये बजट 10 जून को पेश करने जा रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की CM लीड करेंगे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को। और ये वफाक का एक इम्तियाजी सलूक है बजट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के साथ, इस पर भरपूर एहतजाज होगा। बका खेल के मुकाम पे इस वक्त भी हमारे IDPs बैठे हुए हैं। इन्होंने हमसे वादा किया कि जब ये लोग वापस आबाद होंगे तो हर साल हम आपको 17 अरब रुपए देंगे। 3 साल उन्होंने हमें पैसे दिए, 2022 से हमें कोई इन्होंने पैसे नहीं दिए। हम हर महीने 40 करोड़ अपने फंड से उन पे खर्च करते हैं। बिल्कुल हम खर्च करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लोग हैं। हम अपने लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकते। जो साल का 4.8 अरब रुपए बनता है, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है वफाक के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा की। एक चार्जशीट है, इस चार्जशीट पे भी बात होगी। और 10 जून को अगर ये बजट पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने 5 जून को बजट पेश करना था, लेकिन मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस वक्त बजट पेश करे। अभी 10 तारीख का कहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अभी भी फंड्स की इशू पे डेडलॉक बरकरार है। जब भी ये बजट पेश करेंगे, अफरीदी साहब कौमी असम्बली के सामने तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ वहां एहतजाज जरूर करेंगे। तो अभी रिसेंटली जो KP हुकूमत की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट में इस्लाहात के हवाले से वफाक से कुछ फंड्स के हवाले से बात की गई थी, तो क्या उसमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है? देखिए, वफाक के साथ जो भी हमारी इस फंड्स के बारे में या ऐसी कोई भी बात होती है तो हमेशा बैक आउट कर जाते हैं। NFC का जब मुकदमा इनके सामने रखा गया तो इन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में वजीर खजाना साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे और हमारी तरफ से मुजम्मिल असलम साहब थे। तो उस पर भी जो इनकी मीटिंग्स हुई तो उसका रिजल्ट भी 0 आया। जब भी इनसे बात हुई है, फंड्स के हवाले से हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से हो या जारी दहशतगर्दी की जो लहर है उस हवाले से हो, हमेशा फेडरल हुकूमत ने बैकआउट किया है और खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने का कहा है।
आपको पता होगा कि आपको कि एनएफसी में हमें 1% मिलता है, जी तो दहशत सिटी डी हो या फिर पुलिस के लिए फेडरल हुकूमत की तरफ से हमें तक आज तक कुछ नहीं मिला।